नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पीआईबी के प्रोग्राम में, जहां पर हम पिछले हफ्ते की पीआईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों को डिटेल से विस्तार तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। और जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की सबसे पहली जो हमारी खबर है, इस खबर की अगर आप बात करें, ये समुद्र मंथन नाम से सरकार एक नया इनिशिएटिव, एक नई स्कीम शुरू कर रही है, जिसमें मुख्य तौर पर आपका ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ऑफ शोर एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है कि भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां से हट करके जो आपका डीप सी एरिया है, वहां पर हम तेल और गैस की खनन करने की कोशिश करेंगे, तेल और गैस को निकालने की कोशिश करेंगे, उसकी खोज करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए भारत सरकार की तरफ से समुद्र मंथन नाम से एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की जा रही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर आप देखें, समुद्र मंथन भारत सरकार की एक मिशन आधारित अपतटीय ऑफशोर हाइड्रोकार्बन अन्वेषण योजना है। तो यहां पर हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? हाइड्रोकार्बन यानी कि जैसे आपका गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये तमाम चीजें हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आती हैं। तो हाइड्रोकार्बन को खोजने के लिहाज से भारत सरकार के द्वारा इस पूरी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्री क्षेत्र में, हमने बात की थी कि डीप सी एरिया में, डीप सी एरिया क्या होता है? डीप सी एरिया आपको पता होना चाहिए कि भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल के दूर का जो एरिया है, 200 नॉटिकल माइल के बाहर जाकर के जो एरिया आता है, उसको डीप सी एरिया कहा जाता है। तो डीप सी एरिया में जाकर के भारत जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने का प्रयास करेगा इस पूरे समुद्र मंथन इनिशिएटिव के माध्यम से। तो इसमें डीप सी एरिया में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी, उसका उत्पादन किया जाएगा और घरेलू ऊर्जा को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास जो है वो यहां पर किया जाएगा। योजना को 31 जुलाई 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके बैकग्राउंड की अगर आप बात करें, यानी कि ये योजना भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हमको पता होना चाहिए। ये योजना भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उपभोक्ता है। और अगर आप तेल की बात करें तो तेल के मामले में भारत अपनी जरूरत का, ऊर्जा के मामले में भारत अपनी जरूरत का 70% हिस्सा, सॉरी माफ कीजिएगा, 85% हिस्सा जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से आयात करता है। तो जाहिर तौर पर ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भारत बहुत बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है तो इसकी वजह से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उस पर प्रभाव पड़ता है। और जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है तो इसकी वजह से भारतीय रुपया कमजोर होता है, और भारतीय रुपये के कमजोर होने की वजह से भारत में महंगाई बढ़ती है और भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। तो ओवरऑल जो भारत इतना ज्यादा डिपेंडेंट है दुनिया के दूसरे देश के तेलों पर, उसकी वजह से भारत की अपनी जो इकोनॉमी है वो कमजोर होती है। और इसी को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत को अपनी निर्भरता को कम करना पड़ेगा। तो इसका बैकग्राउंड आपको याद रखना है। अगर आप देखें, वार्षिक कच्चे तेल का आयात बिल जो है वो भारत में लगभग 144 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास था। इतना ज्यादा खर्चा जो है हमको दुनिया के दूसरे देशों से तेल खरीदने पर करना पड़ता है, जो कि लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास निकल करके आता है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों में लगभग 5600 MMTOI तेल जो है, मिलियन मेट्रिक टन तेल इक्विवेलेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इतनी क्षमता भारत के पास मौजूद है, इतना तेल भारत जो है अपने अपतटीय क्षेत्रों से निकाल सकता है, और उसी का प्रयास अब यहां पर भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब ये जो योजना है, इस योजना में टोटल 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, 4 घटक जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चारों घटकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले आपका घटक है अपतटीय भूकंपीय आंकड़ा संग्रहण, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपका अपतटीय क्षेत्र है, जो ऑफशोर एरियाज हैं, वहां पर सेस्मिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं उनका डेटा सबसे पहले एकत्र किया जाएगा। तो सेस्मिक एक्टिविटीज का डेटा एकत्र करने का मतलब यह है कि उस पूरे क्षेत्र का मानचित्रण किया जाएगा, उसका 2D मैप तैयार किया जाएगा, उसका 3D मैप तैयार किया जाएगा। तो पहले चरण में इसका जो है 2D और 3D भूकंपीय सर्वेक्षण किया जाएगा। दूसरे चरण में अपतटीय अन्वेषण में तेजी लाई जाएगी, यानी कि आपका जो ऑफशोर एक्सप्लोरेशन है उसको हम तेज करेंगे, और इस चरण के अंतर्गत लगभग 60 गहरे और अति गहरे समुद्री कुएं जो हैं, वेल जो हैं, उनको ड्रिल किया जाएगा। ड्रिल करने का टारगेट ये है कि वहां से जब भी आपको तेल या गैस निकालना होता है तो पहले आपको समुद्र में या किसी भी जगह से अगर आपको तेल और गैस निकालना है तो वहां से आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है। तो आपको इसमें ड्रिलिंग भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा साझा अपतटीय अवसंरचना भी यहां पर डेवलप की जाएगी। उत्पादन और निकासी के लिए, इनके प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन के लिए सरकार एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, यानी कि बहुत सारी कंपनियां जाकर के, हर एक कंपनी को अपना अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, हर एक कंपनी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकती है और वहां पर काम कर सकती है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार यहां पर लेकर के आएगी। और चौथा कंपोनेंट है इसका तेल और गैस विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र, यानी कि आपका घरेलू विनिर्माण, घरेलू भंडारण और इसके साथ साथ आपका
घरेलू मरम्मत और घरेलू अभियंत्रिकी, सारा मैन पावर जो है यानी कि सारी क्षमता जो है वो भारत अपने घरेलू स्तर पर डेवलप करने का प्रयास करेगा। तो घरेलू स्तर पर हम सारा इकोसिस्टम तैयार करने का प्रयास जो है वो समुद्र मंथन इनिशिएटिव के माध्यम से करने वाले हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का, जिस प्रयास पर हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका पीएम किसान योजना को लेकर के है। पीएम किसान योजना को लेकर के खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से पीएम किसान योजना को कुछ वर्षों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 2030-31 के लिए योजना को एक्सटेंड किया गया है 2030-31 के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि अब पीएम किसान योजना के तहत किसानों को जो फायदा मिलता था वो 2030-31 के लिए जारी रहेगा। तो इसके बारे में डिटेल से अगर आप देखें तो हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक जारी रखने को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए टोटल जो फाइनेंशियल आउटले है यानी कि सरकार का जो टोटल खर्चा आने वाला है वो लगभग आपका 3.15 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। लगभग आपका 3.15 लाख करोड़ रुपए के आसपास होगा। इस योजना में क्या होता है, इस योजना की अगर आप बात करें तो ये योजना जो है ये एक प्रत्यक्ष आय सहायता योजना है। आय यानी कि सरकार जो है इसमें डायरेक्टली किसानों को इनकम प्रदान करती है, डायरेक्टली किसानों को पैसे दिए जाते हैं। तो ये क्या है, एक आय सहायता योजना है, इनकम असिस्टेंस स्कीम है, जिसके अंतर्गत पात्र भूमि धारक जो है वो पात्र भूमि धारक किसान परिवारों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष 3 समान किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। तो होता क्या है योजना में सरकार भारत के प्रत्येक किसान परिवार को हर साल 6,000 रुपए देती है। अब 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं और ये 6,000 रुपए एक बार में नहीं दिए जाते, ये 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं। 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट सरकार जो है किसानों को प्रदान करती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ये 6,000 रुपए क्यों दिए जाते हैं? ये 6,000 रुपए दिए जाते हैं मुख्य तौर पर किसानों को उनकी इनपुट की जो लागत है उसको पूरा करने के लिए, यानी कि उनको जैसे बीज खरीदने के लिए जरूरत होती है, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए जरूरत होती है, तो इन तमाम चीजों के लिए जो आपका कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को पूरा करने का प्रयास सरकार यहां पर करती है। अब इससे होता क्या है, तो पहले क्या होता था जब ये योजना नहीं चलती थी, जो छोटे किसान जो हुआ करते थे उन छोटे किसानों को अपनी इनपुट की जरूरतों के लिए बड़े बड़े साहूकारों और जो आपके लोन देने वाले लोग होते हैं, ऋण देने वाले जो लोग होते हैं, उन पर डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन अब यहां पर सरकार पैसा उपलब्ध कराती है तो छोटे किसानों को जो बड़े बड़े साहूकार हैं उन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो जो ऋण का जाल पहले हम पढ़ते थे, किसान जो है ऋण के जाल में फंसे रहते थे, वो जीवन भर कर्ज के जाल में फंसे रहते थे, उससे यहां पर किसानों को निपटने में मदद हो सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो बैकग्राउंड था इस योजना का यहां पर आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर इसको शुरू कब किया गया था, तो फरवरी 2019 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य अगर आप देखें, इसका उद्देश्य है किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करना, एक थोड़ा सा जो है एक मिनिमम गारंटी देना कि आपको इतने पैसे तो सरकार देने वाली है। फिर कृषि निवेश को बढ़ावा देना और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करना। वही हमने देखा था कि बड़े बड़े साहूकारों पर जो किसानों को डिपेंडेंट रहना पड़ता था वो डिपेंडेंसी यहां पर कम हो जाती है। इसके साथ साथ कृषि उत्पादकता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और किसानों को डिजिटल माध्यम से पारदर्शी लाभ उपलब्ध कराना, क्योंकि यहां पर सारा पैसा जो है वो आपको फिजिकल तरीके से नहीं मिलता है, सारा पैसा आपके अकाउंट में सरकार ट्रांसफर करती है। तो इसमें आपका जो लीक होने का जो खतरा है, जो करप्शन का खतरा है, वो खतरा भी तुलनात्मक रूप से कम रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको पता होना चाहिए। अब इसको लेकर के नीति आयोग की तरफ से एक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई थी। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के एग्जाम में आप अगर पीएम किसान योजना पर कोई सवाल आता है या भारत सरकार की एग्रीकल्चर स्कीम्स पर कोई सवाल आता है तो वहां पर आप इस पूरे डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीति आयोग का डेटा यह बताता है कि 92% लाभार्थियों ने राशि का उपयोग कृषि निवेश, बीज, उर्वरक, सिंचाई और कृषि यंत्र आदि की खरीदारी के लिए किया था। यानी कि जितने लोगों को पैसा दिया गया उसमें से लगभग 92% लोगों ने जो भी पैसा उनको मिला था वो एग्रीकल्चर इनपुट खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर डिवाइसेस खरीदने के लिए, एग्रीकल्चर मशीनें खरीदने के लिए किया है, जो कि भारत में दिखाता है कि ये आगे चल करके हमारी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है। इसके अलावा आंकड़े ये भी बताते हैं कि लगभग 85% लाभार्थियों ने बताया कि जब से उनको पैसे आने प्राप्त हुए हैं उसके बाद से उनकी आय में वृद्धि देखने को मिली है और साहूकारों और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर उनकी निर्भरता काफी कम हो गई है। तो 92% लोगों ने अपने लिए इनपुट खरीदे हैं, अपना निवेश को बढ़ाया है और 85% लोगों ने बताया कि उनकी आय में, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हुई है इस पूरी योजना के बाद। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। योजना की क्या खास बातें हैं वो भी हमने देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और
आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी अभी आप एडमिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका लेकर के आए हैं। फ्रीडम सेल के मौके पर, फ्रीडम सेल के मौके पर 11 से लेकर के 16 अगस्त के बीच में हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, चाहे वो आपके यूपीएससी के कोर्सेज हो, चाहे वो आपके पीसीएस के कोर्सेज हो, चाहे वो आपके जुडिशरी के कोर्सेज हो, सीयूईटी के कोर्सेज हो, एसएससी के कोर्सेज हो, टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज हो, सारे कोर्सेज पर, जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, सारे कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सारे कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आप इस पूरे कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए। नंबर आप हमेशा नोट करके रखिए, 87501 इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। अगर आपको लाभ उठाना है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। आपके अगर किसी दोस्त को इसका बेनिफिट चाहिए तो उसके साथ भी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको भी इस पूरे ऑफर का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये गगनयान प्रोग्राम को लेकर के है। भारत सरकार की तरफ से राज्यसभा में गगनयान टॉपिक को लेकर के, भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर के, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर के कुछ जानकारी साझा की गई है। तो देखते हैं भारत सरकार ने क्या बताया राज्यसभा में। राज्यसभा में भारत सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS की प्रगति की जानकारी दी है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारत सरकार की तरफ से बताए गए, उनमें अगर आप देखें तो अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे में पहले मॉड्यूल यानी कि भारत अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को के विकास और 2028 तक उसके प्रक्षेपण यानी उसको लॉन्च करने की मंजूरी जो है वो यहां पर प्रदान की थी। तो अभी यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि आपका जो भारत अंतरिक्ष स्टेशन है उसका जो पहला मॉड्यूल है वो कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा, वो गगनयान मिशन के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा और 2028 तक उसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखिए भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जो है जो पूरी तरीके से बनकर के तैयार होगा वो 2035 में बनकर के तैयार हो जाएगा। कब? 2035 में भारत का अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगा, इसको स्थापित कर दिया जाएगा। BAS यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले चरण की अगर आप बात करें, पहला जो आपका मॉड्यूल है BS-01 का आधारभूत विकल्प यानी कि बेसलाइन डिजाइन जो है वो आपका तैयार हो गया कि वो दिखेगा कैसे, वो इसरो ने तैयार कर लिया है। इसके अलावा स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी के विकास पर अभी यहां पर कार्य आपका जारी है। एक बार भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये भारत का प्रस्तावित पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा, यानी कि भारत ने इससे पहले अभी तक कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन नहीं बनाया है। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहां पर रहने वाला है, जिसे कौन बना रहा है, इसको बनाया जा रहा है इसरो द्वारा। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इसका उद्देश्य भारत को दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशनों, अंतरिक्ष अनुसंधान तथा माइक्रोग्रेविटी आधारित प्रयोगों में आत्मनिर्भर बनाना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर क्या क्या किया जाएगा। इसके माध्यम से हम मानव अंतरिक्ष मिशन जो है, लॉन्ग टर्म ह्यूमन जो आपके ह्यूमन एक्सप्लोरेशन मिशन जो है वो कंडक्ट कर पाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह पाएंगे, लंबे समय तक वहां पर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट का मतलब यह है कि एक ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट करना जहां पर ग्रेविटी कम है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप जैसे जमीन पर जब हम पेड़ उगाते हैं तो उस पर ग्रेविटी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब आप अंतरिक्ष में पेड़ उगाते हैं तो उस पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ग्रेविटी का प्रभाव न पड़ने की वजह से पेड़ के उगने या पौधे के उगने पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो यहां पर जानना, उसका अध्ययन करना, इसी को माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। या इंसानों के ऊपर, जब इंसान जो है बहुत लंबे समय तक हवा में जो है तैरते रहते हैं, जब हवा में रहते हैं तो इसका उनके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन तमाम चीजों का अध्ययन करना माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस पूरे अंतरिक्ष स्टेशन के माध्यम से हम माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट भी कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। इसके अलावा आपका ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसमें टोटल कितने मॉड्यूल हैं ये भी हमको पता होना चाहिए। इसमें टोटल आपको 5 मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। टोटल कितने मॉड्यूल हैं? टोटल 5 मॉड्यूल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन और भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को लेकर के है। अब यहां पर देखें, सबसे पहले आपका ये इसमें हम देखें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर छोटे आकार के उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिन्हें कारखानों में मॉड्यूल के रूप में निर्मित कर जो है
स्थापना स्थल पर जोड़ा जा सकता है। आप सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि आपका ये जो भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं ये होते क्या हैं। इसमें 2-4 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, उन शब्दों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं। या आप इसमें हमको भारत भी समझने की जरूरत नहीं, भारत का तो आपको पता ही हो कि भारत द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। हमको पता होने चाहिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये 3 शब्द हैं, 3 शब्दों के बारे में हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्मॉल का क्या मतलब है, तो जो आपके परमाणु रिएक्टर होते हैं, जनरली जो परमाणु रिएक्टर होते हैं आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो परमाणु प्लांट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये वाला जो रिएक्टर है ये छोटा होता है। इसकी क्षमता कितनी होती है, इसकी जो क्षमता होती है वो सामान्यतः 300 मेगावाट से कम होती है, सामान्यतः 300 मेगावाट से कम होती है। तो ऐसा कोई भी परमाणु रिएक्टर जिसकी क्षमता 300 मेगावाट से कम है उसको स्मॉल रिएक्टर कहा जाता है, उसको स्मॉल रिएक्टर कहा जाता है। तो 300 मेगावाट की क्षमता है। अब मॉड्यूलर होने का क्या मतलब है, मॉड्यूलर होने का मतलब यह है कि जैसे आप मान लीजिए आजकल वो चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं कि अगर आपको कोई टेबल खरीदनी है तो अब आपको पूरी टेबल एक साथ बनवा करके लाने की जरूरत नहीं है। आप टेबल के पुर्जे ला सकते हैं, आप टेबल के जो आपके उपकरण हैं, जो मशीनें हैं वो लेकर के आ सकते हैं और अपने घर पर आप टेबल को असेंबल कर सकते हैं। वही चीज यहां पर भी होती है कि आपको जिस जगह पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है वहां पर रिएक्टर बनाने की जरूरत नहीं है शुरू से। आप जो है किसी और फैक्ट्री में, किसी कारखाने में रिएक्टर को बना सकते हैं और फिर उस रिएक्टर के जो आपके पुर्जे हैं, उसके जो उपकरण हैं, जो भी आपके उसके कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट आप उस स्थल पर ले जा सकते हैं, उस जगह पर ले जा सकते हैं और उसको असेंबल कर सकते हैं, उनको जोड़ करके आपस में एक आप रिएक्टर बना सकते हैं। तो इसको कहा जाता है मॉड्यूलर रिएक्टर। मॉड्यूलर रिएक्टर आप समझ गए होंगे कि जिसको आप आसानी से असेंबल कर सकते हैं उसके स्थान पर। और रिएक्टर तो आपको पता ही होगा, रिएक्टर का मतलब होता है कि जहां पर आपको परमाणु रिएक्शन देखने को मिलता है उसको रिएक्टर कहा जाता है। तो ये तीनों वर्ड यहां पर आपको पता होने चाहिए। स्मॉल का क्या मतलब है, मॉड्यूलर का क्या मतलब है और रिएक्टर यानी कि जहां पर परमाणु रिएक्शन हो रहा है तो उस जगह रिएक्टर कहा जाता है। तो ये हमने देख लिया है, तीनों वर्ड्स के बारे में हमने देख लिया है। तो अब ये हमने देखा कि आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक छोटे आकार का उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिसको कारखाने में मॉड्यूलर के रूप में निर्मित करके उसको स्थापना स्थल पर जोड़ा जा सकता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित, किफायती, चरणबद्ध और लचीला परमाणु ऊर्जा उत्पादन जो है वो सुनिश्चित करना है। तो इससे सुरक्षा भी मिलती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर उत्पादन नहीं हो रहा है, तो जो आपका खतरा है, जो एक्सीडेंट का खतरा है वो भी बहुत कम हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें किफायती भी होता है, यानी कि कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, बहुत कम पैसे में आप इसको बना सकते हैं, चरणबद्ध तरीके से आप इसको बना सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको डेवलप कर सकते हैं और इसमें आपका रेजिलिएंट परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम आप यहां पर अपने लिए बना सकते हैं। अब इसका बैकग्राउंड अगर आप देखें, भारत में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का बैकग्राउंड और भारत में जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसका बैकग्राउंड अगर आप देखें तो केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत सरकार द्वारा पहली बार परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की गई थी। 2025-26 में भारत सरकार ने पहले न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अनाउंस किया था। इसके अंतर्गत अगर आप देखिए भारत सरकार ने अपने लिए जो टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बहुत सारे एग्जाम में ये टारगेट पूछा जाता है। तो भारत सरकार ने इस पूरे मिशन के अंतर्गत अपने लिए जो टारगेट डिसाइड किया था वो टारगेट ये था कि 2047 तक हमको भारत में न्यूक्लियर एनर्जी की जो क्षमता है, जो स्थापित क्षमता है, उसको 100 गीगावाट तक लेकर के जाना है। कितना? 100 गीगावाट। तो टारगेट क्या है? 2047 तक परमाणु ऊर्जा की 100 गीगावाट क्षमता जो है वो यहां पर हमको स्थापित करनी है। परमाणु ऊर्जा की 100 गीगावाट की क्षमता जो है वो यहां पर हमको स्थापित करनी है। और टारगेट ये भी है कि 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं, यानी कि 5 इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं वो भारत में विकसित किए जाएंगे और भारत में उनका संचालन किया जाएगा। तो 2033 तक भारत में 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो हैं वो आपके काम करने में सक्षम होंगे। इनका उद्देश्य अगर आप देखें, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ये जो आपका ये कार्यक्रम है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर आप देखें तो इसका उद्देश्य है भारत में स्वदेशी मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करना, स्वच्छ और निम्न कार्बन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को और ज्यादा जो है बेहतर बनाना, हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, जिसके लिए आपको पता है कि भारत सरकार की तरफ से शांति एक्ट जो है वो यहां पर पेश किया गया है। इसके अलावा अभी अगर आप देखें भारत में जो आपका परमाणु रिएक्टर है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने वर्तमान समय में 3 इंपॉर्टेंट रिएक्टर्स डेवलप किए हैं, जिसमें से 2 रिएक्टर हैं और एक आपका हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है। तो इसके बारे में अगर आप बात करें, इसमें से पहला है आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200 या भारत SMR कह सकते हैं आप इसको, भारत
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 200। तो ये जो है भारत में आपका जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क की तरफ से डेवलप किया गया है। और इसकी क्षमता अगर आप देखें, इसकी क्षमता कितनी है, यहां पर 200 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसकी क्षमता है 200 मेगावाट। कितनी क्षमता है इसकी? इसकी क्षमता है 200 मेगावाट की। और ये कहां पर मौजूद है? ये महाराष्ट्र के तारापुर में मौजूद है। कहां पर? महाराष्ट्र के तारापुर में मौजूद है। इसके अलावा एक और रिएक्टर डेवलप किया गया है जो है आपका SMR 55। SMR 55 यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 55, यानी कि इसकी जो क्षमता है वो 55 मेगावाट के आसपास है। ये 55 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है। ये कहां पर मौजूद है? ये भी महाराष्ट्र के तारापुर में मौजूद है। और तीसरा जो संयंत्र है वो आपका हाइड्रोजन ऊर्जा को लेकर के है। तीसरा संयंत्र आपका, इसका नाम है, जिस तीसरे संयंत्र का नाम है उच्च तापमान गैस शीतलक रिएक्टर। उच्च तापमान गैस शीतलक रिएक्टर यानी कि हाई टेम्परेचर गैस कूलिंग रिएक्टर। हाई टेम्परेचर गैस कूलिंग रिएक्टर। तो ये रिएक्टर जो है, ये रिएक्टर असल में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि ये जो रिएक्टर है, ये रिएक्टर परमाणु ऊर्जा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उस ऊष्मा का इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए। तो ये कहां पर मौजूद है? ये तमिलनाडु के विशाखापट्टनम में मौजूद है। कहां पर? तमिलनाडु के विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। तो ये हमने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर के है। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि भारत सरकार की तरफ से लोकसभा में हाल ही में संसद में कुछ आंकड़े पेश किए गए, जिन आंकड़ों में भारत सरकार ने बताया कि इस पूरी योजना ने अपने 50 लाख का टारगेट जो है उस टारगेट को पूरा कर लिया। अपना आधा टारगेट जो है वो लगभग पूरा कर लिया है। भारत सरकार ने इस योजना के तहत टोटल 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का टारगेट डिसाइड किया था और अब तक इसमें 50 लाख घरों पर हमने ये जो पैनल है, ये पैनल लगा दिए हैं। यानी कि भारत सरकार ने अपना 50% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। तो आंकड़ों के मुताबिक 4 अगस्त 2026 को भारत सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख, या और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो 50 लाख 6,000 जो आपके 6,000 से अधिक घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। और इस तरीके से ये जो योजना है, ये योजना भारत में, ये योजना विश्व की सबसे बड़ी घरेलू छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कार्यक्रम बन चुकी है। इस योजना के बारे में अगर आप बात करें, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की अगर आप बात करें तो ये आपका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख योजना है। कौन सा मंत्रालय इसको संचालित करता है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य प्रत्येक घर तक सौर ऊर्जा पहुंचाना, बिजली बिल को कम करना और ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता स्थापित करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये तमाम उद्देश्य इस पूरी योजना के डिसाइड किए गए हैं। मुख्य कार्य क्या होता है इस योजना में? मुख्य काम क्या होता है इसमें? मेन काम ये होता है कि लोगों के घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, यानी कि रूफटॉप सोलर पैनल जो हैं वो स्थापित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इसका संचालन जो है वो राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाता है और राज्य स्तर पर भी आपका एक राज्य कार्यान्वयन एजेंसी होती है जो इस पूरी योजना को संचालित करती है। योजना के अगर टारगेट की हम बात करें, लक्ष्य की बात करें, सरकार ने क्या टारगेट जो है वो अपने लिए डिसाइड किए हैं। योजना में टारगेट बेसिकली ये है कि इसके तहत प्रति माह 300 यूनिट का मुफ्त बिजली उत्पादन जो है वो प्रत्येक घर में किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक घर जो है हर महीने अपने लिए लगभग 300 यूनिट बिजली का उत्पादन कर पाएगा, इतना उत्पादन करने में सक्षम होगा। और भारत में योजना के अंतर्गत लगभग 2027 तक, मार्च 2027 तक 1 करोड़ परिवारों को हमको ये बिजली उपलब्ध करानी है। यानी कि 1 करोड़ परिवारों के घरों की छतों पर हमको सोलर रूफटॉप पैनल लगाने हैं। तो ये टारगेट सरकार ने अपने लिए डिसाइड किया था। योजना के अंतर्गत अगर आप देखें, योजना के अंतर्गत लोगों को क्या फायदा होता है, तो अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो सरकार से आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत आपको सरकार से 40%, जो भी आपका कॉस्ट है उसका 40% हिस्सा जो है वो सरकार आपको उपलब्ध कराएगी और बाकी जो 60% हिस्सा है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो यहां पर लोगों को भी कुछ खर्च करना पड़ता है और कुछ पैसा आपका सरकार भी उपलब्ध कराती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। तो हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात कर ली है। बात करते हैं आगे। अगला टॉपिक अगर आप देखें, अगला जो हमारा टॉपिक है ये है आपका भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन और आयुष मंत्रालय के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यानी कि जो आपका एआई है और हेल्थ सेक्टर जो है इसको मिलाने के लिए एक नए एग्रीमेंट पे साइन जो है वो यहां पर किए गए हैं। इसका उद्देश्य अगर आप देखें, जो एग्रीमेंट है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आयुष क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना और एआई कोष
एआई कोश में आयुष से संबंधित पात्र शोध आंकड़ों का एकीकरण करना। तो अब यहां पर हमको दो चीजें समझनी पड़ेंगी जिन चीजों के बारे में हमको पता होना चाहिए। एक तो आपका इंडिया एआई मिशन क्या है ये भी हम देखेंगे, और दूसरा आपका एआई कोश क्या है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले इंडिया एआई मिशन की बात करते हैं। इंडिया एआई मिशन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है, एक नेशनल इनिशिएटिव है। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये नेशनल इनिशिएटिव किस बात को लेकर के है। ये नेशनल इनिशिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के है, जिसका उद्देश्य भारत में सुरक्षित, समावेशी और उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम का विकास करना है। तो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जितने भी काम होते हैं वो सारे काम आपका इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत किए जाते हैं। जो भी आपकी सहायता मिलती है, जो भी आपका इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, वो सारा काम इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत होता है। अब यहां पर इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत एक और इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिस इनिशिएटिव का नाम है एआई कोश। क्या नाम है? एआई कोश। तो ये भारत का संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भंडार है, सोवरेन एआई रिपोजिटरी है। सोवरेन एआई रिपोजिटरी होने का क्या मतलब होता है? सोवरेन एआई रिपोजिटरी होने का मतलब यह है कि भारत में जितना भी डेटा जनरेट होता है वो सारा डेटा आपका इंडिया एआई कोश पे डाला जाता है। इंडिया एआई कोश पे डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा की जरूरत पड़ती है, आपको आंकड़ों की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत मैसिव डेटा की जरूरत पड़ती है, मिलियंस ऑफ मिलियंस डेटा पॉइंट की आपको जरूरत पड़ती है। तो इतने बड़े लेवल पर जब आपको डेटा की जरूरत है तो उस डेटा को कहीं ना कहीं से तो आपको लाना पड़ेगा। और अगर आप जो है, क्योंकि वर्तमान समय में जो डेटा, जिस डेटा से ट्रेनिंग हो रही है वो डेटा आपका वेस्टर्न डेटा है, और वेस्टर्न डेटा पर अगर आप भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करेंगे तो वो भारत के लिहाज से जवाब नहीं दे पाएगा। इसीलिए भारत सरकार ने एआई कोश को स्थापित किया है, ताकि भारत का डेटा जो है वो एक जगह पर मौजूद हो, और जिस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को भारत के डेटा पर किसी एआई मॉडल को ट्रेन करना है वो इस डेटा का इस्तेमाल कर पाए, जिससे भारत के लिहाज से, भारत की अपनी कंडीशंस के मुताबिक एआई को डेवलप किया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसे भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। इसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं? इसमें आपका गुमनाम स्वास्थ्य आंकड़े उपलब्ध होंगे, इसमें आपका मेटा डेटा उपलब्ध होगा, यानी कि आपके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, नाम के साथ हेल्थ रिकॉर्ड नहीं आएंगे, लेकिन आपके जो बिना नाम के हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहां पर आपके मौजूद होंगे। और मेटा डेटा मौजूद होगा, आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल यहां पर मौजूद हैं, उपकरण मौजूद हैं, इसके साथ साथ उपयोग के उदाहरण यानी कि यूज केस कैसे किया जा सकता है वो यहां पर मौजूद होगा। और अगर इस समझौते की हम बात करें कि समझौते के तहत क्या क्या होने वाला है, तो आयुष अनुसंधान आंकड़ों का डिजिटलीकरण किया जाएगा, यानी कि भारत में हेल्थ रिकॉर्ड्स जो हैं उनको डिजिटलाइज करेंगे, उनको इंडिया एआई मिशन पर डाला जाएगा ताकि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। साक्ष्य आधारित अनुसंधान यहां पर किया जाएगा, साक्ष्य आधारित अनुसंधान, और इसके साथ साथ आपका कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य समाधान विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा हेल्थ का डेटा मौजूद होगा, हेल्थ के रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे, तो उन हेल्थ के डेटा के मुताबिक हम ज्यादा चीजें बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ज्यादा आंकड़ों को हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमारे पास मौजूद है। तो इंडिया एआई मिशन की हमने बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका यूपीआई को लेकर के है, और यूपीआई और क्रॉस बॉर्डर यूपीआई जो है मालदीव के साथ हमने किया है। मालदीव की कंपनी है, मालदीव का जो आपका जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है जिसका नाम है फवारा, उसके साथ आपको एक कनेक्शन जो है वो भारत के यूपीआई से देखने को मिला है। खबर अगर आप देखें, खबर हमारी चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड तथा मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण ने मालदीव की त्वरित भुगतान प्रणाली फवारा का भारत की यूपीआई के साथ एकीकरण किया है, इंटीग्रेशन किया है। इससे मालदीव के नागरिक जो है वो अब मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग के माध्यम से भारत के यूपीआई सक्षम बैंक खातों में तत्काल प्रभाव से धन का हस्तांतरण कर पाएंगे। यानी कि अब आप जो आपका मालदीव का फवारा इकोसिस्टम है उसका इस्तेमाल करके भारत के यूपीआई में अब आप पेमेंट कर सकते हैं। ये भारत मालदीव के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान, वित्तीय संपर्क और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हो सकता है। वर्तमान समय में इस इनिशिएटिव के माध्यम से अभी हम केवल पीपल टू पीपल जो है उतना ही भुगतान किया जा सकता है। भविष्य में इसको पीपल टू मर्चेंट या मर्चेंट टू मर्चेंट करने का भी प्रयास किया जाएगा। आगामी चरण में आपका क्यूआर आधारित व्यापारी भुगतान और अन्य डिजिटल भुगतान सेवाएं जो हैं वो भी उपलब्ध होंगी। यानी कि वर्तमान समय में अभी आप केवल पीपल टू पीपल जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड की अगर आप बात करें तो आपने एनपीसीआई का नाम सुना होगा, नेशनल पेमेंट एनपीसीआई का आपने सुना होगा। एनपीसीआई यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो कंपनी है जो कि भारत में यूपीआई के लिए जिम्मेदार है, यूपीआई के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो
एनपीसीआई की तरफ से एक सब्सिडरी कंपनी स्थापित की गई थी जिसको कहा जाता है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसका मुख्य काम है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपीआई को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो है दुनिया के दूसरे देशों में सीमा पार भुगतान सहयोग स्थापित करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्तमान समय में कौन कौन से देशों में आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से देशों में यूपीआई काम करता है? तो यूएई में यूपीआई काम करता है, फ्रांस में यूपीआई काम करता है, मॉरिशस में काम करता है, नेपाल में काम करता है, भूटान है, श्रीलंका है, सिंगापुर है, कंबोडिया है और कतर है। यहां पर मालदीव का नाम नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मालदीव में यूपीआई डायरेक्टली काम नहीं करता है। मालदीव का जो फवारा सिस्टम है और भारत का जो यूपीआई है उनको इंटीग्रेट किया गया है। भारत में आप मालदीव में डायरेक्टली जाकर के मालदीव के से यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको पता होना चाहिए। मालदीव में यूपीआई डायरेक्टली काम नहीं करता है, वहां का इकोसिस्टम जो है उसको भारत के इकोसिस्टम से अटैच किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है आपका WHO रिकॉग्नाइजेज इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम बात करेंगे। भारतीय औषधि संहिता आयोग को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया नियामक नेटवर्क द्वारा औषध सतर्कता यानी फार्माको विजिलेंस हेतु क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र तथा औषध गुणवत्ता हेतु तकनीकी केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत का एक संगठन है जिसको आपका WHO ने रिकॉग्नाइज किया है फार्माको विजिलेंस के लिए। अब फार्माको विजिलेंस क्या होता है उस पर अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पता होने चाहिए। यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले भारतीय औषध संहिता आयोग की हम बात करते हैं। भारतीय औषध संहिता आयोग जो है ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन के तौर पर, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है, जिसका मुख्य कार्य है भारत में औषधियों के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करना, यानी कि दवाओं के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड तय करना कि कोई दवा जो है वो कितनी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें क्या क्या मानक जो है वो पूरे होने चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें पूरी होनी चाहिए, उसके साइड इफेक्ट कम होने चाहिए। ये तमाम चीजें निर्धारित करने का जो काम है वो भारतीय औषध संहिता आयोग द्वारा किया जाता है। तो भारत में दवाओं की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना, उनकी सुरक्षा से संबंधित मानक निर्धारित करना, प्रभाव और गुणवत्ता युक्त औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये सारा काम आपका भारतीय औषध संहिता आयोग द्वारा किया जाता है। अब यहां पर दूसरी जो चीज आती है जो हमको पता होनी चाहिए वो है WHO सर्न। अब WHO सर्न क्या है, इसकी फुल फॉर्म हम एक बार देख लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर्न की फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क। सर्न की फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशिया रेगुलेटरी नेटवर्क। इसको कब स्थापित किया गया था? इसको 2016 में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई थी। सर्न के मुख्य काम क्या है? ये जो आपका संगठन है इसका मुख्य काम क्या है? ये संगठन सबसे पहले आपका साउथ ईस्ट एशिया में काम करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। साउथ और ईस्ट एशिया में काम करता है, तो ये भारत के आसपास वाले क्षेत्र में काम करता है। इसका मुख्य काम है नॉलेज शेयरिंग, ज्ञान साझाकरण। इसके अलावा नियामकीय अभिसरण, यानी कि जो आपके रेगुलेटर्स हैं उनको आपस में कन्वर्ज करना, उनको आपस में एक साथ लेकर के आना। जैसे भारत का आपका भारतीय औषधि संहिता आयोग हो गया, भारत में आपके और भी तमाम जो संगठन है या आपका दूसरे देशों में जो संगठन है, उन सभी संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाना ताकि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम आपस में अपना सकें। इसके अलावा आपका क्षमता निर्माण करना, कैपेसिटी डेवलपमेंट करना, ताकि भारत में भारत के आसपास जितने भी देश हैं, साउथ और ईस्ट एशिया में जितने देश हैं उन सभी देशों में बेहतर जो आपका क्षमता है वो क्षमता मौजूद हो। नियामकीय ढांचे को और ज्यादा मजबूत करना और गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये तमाम काम जो है आपका सर्न द्वारा किए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर आपका दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे सामने आते हैं जिनको हम देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका फार्माकोविजिलेंस, यानी कि औषध सतर्कता। तो औषध सतर्कता का क्या मतलब है? फार्माकोविजिलेंस जो है ये औषधियों के उपयोग के बाद उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने, उनकी निगरानी करने, उनका मूल्यांकन करने की और उनका रोकथाम करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, सबसे पहले यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जिस दवाई का कोई साइड इफेक्ट ना हो। हर एक दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो हर एक दवाई का अगर कोई साइड इफेक्ट है तो उस साइड इफेक्ट की हमको जांच करनी चाहिए, उस साइड इफेक्ट हमको मूल्यांकन करना चाहिए कि वो कितना गंभीर है, क्या उस साइड इफेक्ट के बावजूद हम दवाई को अनुमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, उस साइड इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को जांचने की जो प्रक्रिया, इन तमाम चीजों को देखने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को फार्माकोविजिलेंस यानी कि औषध सतर्कता कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको पता होना चाहिए। और दूसरा वर्ड है आपका
चिकित्सा उपकरण सतर्कता। चिकित्सा उपकरण सतर्कता का मतलब यह है कि आपका जो भी मेडिकल डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, जो भी आपके उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उन उपकरणों से अगर कोई प्रतिकूल घटना होती है, अगर कोई घटना होती है तो उस घटना की निगरानी करना, उस घटना का विश्लेषण करना और उस घटना को भविष्य में कैसे रोका जा सकता था, इस बात की जांच करना, ये तमाम चीजें आपका जो चिकित्सा उपकरण सतर्कता है इसकी प्रक्रिया में शामिल होती हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड हमने यहां पर देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, ग्लॉ लेक को भारत की 101वीं रामसर साइट के तौर पर मान्यता प्रदान की गई है। तो भारत की जो अरुणाचल प्रदेश की ग्लॉ लेक है, अरुणाचल प्रदेश की जो ग्लॉ लेक है उसको रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इसी के साथ ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट हो गई है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है और भारत की 101वीं रामसर साइट है। अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है और भारत की 101वीं रामसर साइट है। रामसर स्थल क्या होते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, आपने एनवायरमेंट में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। रामसर स्थल बेसिकली आपका ऐसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र क्षेत्र होते हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत, रामसर कन्वेंशन को 1971 में साइन किया गया था। रामसर दरअसल ईरान का एक शहर है, रामसर ईरान का एक शहर है जहां पर इसको साइन किया गया था। इसके तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके उद्देश्य अगर आप देखेंगे, रामसर स्थल को मान्यता क्यों दी जाती है? रामसर स्थल को मान्यता देने का उद्देश्य है आर्द्र क्षेत्रों यानी कि वेटलैंड्स जो हैं उनका संरक्षण सुनिश्चित करना, जैव विविधता की रक्षा करना, जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु संतुलन को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदायों की आजीविका का संरक्षण करना। अब एक बार हम ग्लॉ झील के बारे में बात कर लेते हैं, ग्लॉ लेक के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लॉ लेक जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश में भी स्पेसिफिकली कहां पर मौजूद है? अरुणाचल प्रदेश में कामलांग बाघ अभ्यारण्य, कामलांग बाघ अभ्यारण्य यानी कामलांग टाइगर रिजर्व और कामलांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगी। इसके फीचर्स एक बार अगर आप देखें, इसके फीचर्स ये हैं कि ये एक पूर्वी हिमालय की स्वच्छ मीठे पानी की, मीठे जल की एक झील है, यानी कि आपका फ्रेश वाटर लेक इसको कहा जा सकता है। फ्रेश वाटर लेक जो है इसको आप कह सकते हैं। ये क्षेत्र एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है, यानी कि यहाँ पर आपका इकोसिस्टम जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। और इस क्षेत्र के अंतर्गत जलमग्न क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र और इसके जलमग्न क्षेत्र में यानी कि कैचमेंट एरिया में लगभग 150 से ज्यादा आपका वृक्षों की प्रजातियां और 49 ऑर्किड की प्रजातियां जो हैं वो आपको ग्लॉ लेक में देखने को मिलती हैं। तो ग्लॉ लेक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका ये बेसिकली आपका लेगरा को लेकर के है। लेगरा यानी कि आपका लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट, एआई फॉर जुडिशरी। तो इसको लेकर के आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला टॉपिक है, सरकार ने दरअसल लोकसभा में कुछ बातें बताई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बयान दिए हैं, जिस बयान में सरकार ने बताया कि ई न्यायालय मिशन यानी कि ई कोर्ट मिशन परियोजना के थर्ड फेज के अंतर्गत, तृतीय चरण के अंतर्गत न्यायपालिका की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को अपनाया जा रहा है। यानी कि आपका जो ई कोर्ट मिशन है, ई कोर्ट मिशन भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया था। कोर्ट इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इसको इंप्लीमेंट कर रही है और इसके अंतर्गत प्रयास यह है कि भारतीय जुडिशरी को टेक्नोलॉजी, भारतीय जुडिशरी का जो है टेक्नोलॉजी, जो आपका तकनीकीकरण जो है वो यहां पर किया जा सके, उसको तकनीक से जोड़ा जा सके। तो अब यहां पर इसके तीसरे चरण में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुडिशरी को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आपको याद रखना है और इसके लिए तकरीबन आपका 53.57 करोड़ रुपए के खर्चे का प्रावधान किया गया है। इसमें अगर आप सबसे पहले ई न्यायालय मिशन की बात करें, ई कोर्ट मिशन की बात करें, तो ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत यानी नेशनल ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख योजना है, जिसका कार्यान्वयन न्याय विभाग द्वारा यानी कि जो आपकी लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा इसका संचालन होता है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की जो ई कमेटी है वो भी इसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस मिशन के उद्देश्य अगर आप देखें, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्यायालयों का डिजिटलीकरण करना, न्यायालयों का डिजिटलीकरण करना, उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना, न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता लाना, मामलों के त्वरित निस्तारण में सहायता करना, न्यायिक कार्यकुशलता को बढ़ावा देना और उभरती प्रौद्योगिकियों का विकास करना, उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना। तो इसके लिए आपका ये ई कोर्ट मिशन जो है वो शुरू किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से। अब इसके अलावा यहां पर आपका ये लेगरा की अगर आप बात करें यानी कि विधिक अनुसंधान विश्लेषण सहायक या लीगल रिसर्च एनालिसिस असिस्टेंट की अगर आप बात करें, ये क्या है? ये आपका एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण है, एक एआई बेस्ड डिवाइस है जो अनुसंधान, विश्लेषण और निर्णय लेखन में सहायता कर सकता है। किसकी सहायता करेगा? ये मुख्य तौर पर आपका जजेस की सहायता करेगा।
ये जजेस की सहायता करेगा किसी भी मामले में रिसर्च करने के लिए, किसी भी मामले को एनालाइज करने के लिए और उस मामले में अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए, उस मामले में अपना डिसीजन लिखने के लिए। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है डिजिटल न्यायालय 2.1। डिजिटल न्यायालय 2.1, ये जो डिजिटल न्यायालय है, डिजिटल आपका कोड जो है, ये बेसिकली एक इंटीग्रेटेड डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटीग्रेटेड डिजिटल केस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको भारत में किसी भी केस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो है एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि उस केस की क्या स्थिति है, उस केस में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी जानकारी जो है वो एक ही जगह पर आपकी उपलब्ध होगी। यहां पर आपका एकल खिड़की पर विवाद जो है उसकी जानकारी मौजूद होगी, यानी कि एक ही जगह पर सारी जानकारी होगी। यहां पर आपका वाणी से पाठ रूपांतरण की सुविधा भी मौजूद होगी, यानी कि टेक्स्ट यानी कि वॉइस टू टेक्स्ट जो आपका रूपांतरण की जो सुविधा है, ट्रांसफॉर्मेशन की जो सुविधा है, वो भी यहां पर मौजूद होगी। इसमें आपका भाषांतरण यानी कि अनुवाद की सुविधा भी मौजूद होगी और आदेश और निर्णय लिखने में ये सहायता करेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहां पर आपको याद रखने हैं जो कि भारतीय जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लेकर के यानी कि नेवा को लेकर के है। अगर आपको याद होगा तो नेवा पर हम पहले भी एक बार चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा संसदीय कार्य मंत्रालय की एक मिशन मोड परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं या विधान परिषदों को पूर्णतः पेपरलेस बनाना है, पूर्णतः पेपरलेस, डिजिटल और स्मार्ट विधानसभा में, विधानमंडल में परिवर्तित करना है। तो ओवरऑल राज्यों और केंद्रों की जो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की जो आपकी विधानसभाएं हैं, ये विधानमंडल है, उनको पूरी तरीके से डिजिटल बनाना है ताकि वहां पर पेपर्स का इस्तेमाल ना हो, पेपर्स जो बहुत यूज होते थे उसको कम किया जा सके और सारा काम डिजिटल हो सके। उसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय की तरफ से इस नेवा इनिशिएटिव, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। इसमें अगर आप देखें तो अब तक जो आंकड़े निकल करके आए हैं वो आंकड़े बताते हैं कि अब तक 37 में से 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और 21 विधान सदन जो हैं उन्होंने पूर्णतः डिजिटल विधानमंडल बन चुके हैं, यानी कि 21 आपके विधानमंडल ऐसे हैं जो कि पूर्णतः डिजिटल काम कर रहे हैं। तो ये आंकड़े यहां पर आपको याद रखने हैं। नेवा पोर्टल की अगर आप बात करें, नेवा सार्वजनिक पोर्टल में भाषणी आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बहु मॉडल अनुवाद की सुविधा भी जोड़ी गई है, यानी कि अब आपका डायरेक्टली जो ट्रांसलेशन है वो यहां पर इस पूरे पोर्टल पर आसानी से किया जा सकता है, जिसके लिए भाषिणी मॉडल का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। नेवा के उद्देश्यों की अगर आप बात करें, नेवा का उद्देश्य है कागज रहित विधानमंडल सुनिश्चित करना, विधायी कार्यों का डिजिटलीकरण करना, कार्यवाही की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और दस्तावेजों तक त्वरित पहुंच प्रदान करना और कार्यकुशलता एवं सुशासन को बढ़ावा देना। तो ये तमाम उद्देश्य जो हैं वो नेवा योजना के आपको देखने को मिलेंगे। अब अंत में आपका नेवा की जो नेवा जो इनिशिएटिव है, जो पोर्टल है, इसकी विशेषताएं अगर हम देखें, इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी पहली विशेषता यह है कि ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मेघराज पोर्टल पर, मेघराज 2.0 क्लाउड जो है उस पर इसको होस्ट किया गया, यानी कि क्लाउड पर होस्ट है, ये किसी सर्वर पर होस्ट नहीं है, ये क्लाउड पर होस्ट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके लिए पृथक आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र स्थापित किया गया है, डिजास्टर रिकवरी साइट यहां पर बनाई गई है। डिजास्टर रिकवरी साइट का मतलब यह है कि कल को मान लीजिए आप इस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अचानक से कहीं डिजास्टर आ जाती है, डिजास्टर आने की वजह से क्या होगा कि पोर्टल का जो आपका जो क्लाउड है, क्लाउड का जो आपका जो अभी तमाम जो डेटा सेंटर है शायद वो काम ना कर पाए, तो उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए हमने एक डिजास्टर रिकवरी साइट भी स्थापित की है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेन साइट से हम डिजास्टर रिकवरी साइट पर शिफ्ट हो सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें नियमित सुरक्षा परीक्षण यहां पर किए जाते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको देखने को मिलता है और सुरक्षित विधायी कार्यप्रवाह जो है इसके माध्यम से किया जा सकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब यह है कि इसको क्रैक करना, इसको हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो हमने नेवा पोर्टल के बारे में बात कर ली है। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो होते हैं समाप्त। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि उच्च तापमान गैस शीतलक रिएक्टर यानी कि हाई टेम्परेचर गैस कूलिंग रिएक्टर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन बी समुद्री जल विलवीकरण यानी कि डीसैलिनाइजेशन, ऑप्शन सी हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु परमाणु ऊष्मा उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहां पर आपका ये जो टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस की है, इस टेक्नोलॉजी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये विशाखापट्टनम में मौजूद है, विशाखापट्टनम में ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा
वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी नोट के साथ करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।